हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पर लेक्चर नंबर 4 है। पहले दो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स को जाना था। लेक्चर नंबर 3 में हमने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हम इस लेक्चर में और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। कि दो क्वांटिटी गिवन है एक्स एंड वाई। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर बात कही जाए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इधर इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एक्स इज, अगर बोला जाए एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो ऐसे लिखेंगे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा के वाई, वेयर क्या हो जाएगा के हो जाएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके। अगर बोला जाएगा कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो क्या हो जाएगा x, इसको ऐसे मैथमेटिकली लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा k अपॉन y। k क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, ठीक है। इस केस में क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। अगर y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर y डिक्रीज करेगा तो x भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा, और अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी विद द सेम रेशियो, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है और एक क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगी। अगर क्या होगा, अगर y इंक्रीज करेगा तो x डिक्रीज करेगा, अगर y डिक्रीज करेगा तो x इंक्रीज करेगा। ओके। इनवर्स प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज करेगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज। ठीक है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1 क्या है कि इफ 4 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 8 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज के, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को या सिंबल को हटाएंगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो हमें क्या क्या वर्कर्स गिवन है, डे गिवन है, वर्कर्स गिवन है, डे निकालना है। तो W1 कितना गिवन है? 4, T1 कितना गिवन है? 10, W2 कितना गिवन है? 8, D2 हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 इक्वल टू कांस्टेंट को हम मान लेंगे K, ये क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, K अपॉन नंबर ऑफ डेज कितने? D1 10। दूसरी कंडीशन क्या है? 8 इक्वल टू K अपॉन D2, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? K इक्वल टू एक जगह से मिल जाएगा 4 इंटू 10, यहां से K इक्वल टू 4 इंटू 10 मिल गया, यहां से मिला K इक्वल टू 8 इंटू D2, ठीक है। तो इन दोनों से हमको मिला 4 इंटू 10 दिस इक्वल टू 8 इंटू D2। तो D2 हमें इक्वल टू क्या मिल गया? 40 अपॉन 8 दिस इक्वल टू 5। तो D2 इक्वल टू कितना मिला? 5। 5 क्या है? 5 डेज है, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1 नंबर 1 का जो आंसर आया वो आंसर क्या आया? 5 डेज। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं हम। इफ 8 men कैन पेंट अ हाउस इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 men टू पेंट द सेम हाउस। तो सॉल्यूशन देखते हैं।
प्रॉब्लम 2b प्रॉब्लम 1 के सिमिलर है। तो यहां पर M1 कितना गिवन है 8, D1 कितना गिवन है 12, M2 कितना गिवन है 6, D2 क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। दिस इंप्लाइज D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा M1 इंटू D1 अपॉन M2। M1 की वैल्यू M2 की वैल्यू एंड D1 की वैल्यू हम रख देंगे इसमें। ठीक है, तो D2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा M1 की वैल्यू कितनी है 8, D1 की वैल्यू कितनी है 12, M2 की वैल्यू कितनी है 6। दिस इंप्लाइज D2 इक्वल टू 96 अपॉन 6। 96 के फैक्टर इन टर्म ऑफ 6 क्या हो जाएगा 6 इंटू 16 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, D2 कितना आ गया 16। ठीक है, तो अगर 6 व्यक्ति अगर उसी हाउस को पेंट करें तो उसको कितना टाइम लगेगा 16 डेज। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं आप। ठीक है, इसमें भी इनवर्स प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 1 में हुआ था। ठीक है, प्रॉब्लम 3 देखते हैं। सैम बॉट अ वॉच फॉर 200 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 250 रुपीज, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 रुपीज। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है 250 रुपीज। ओके, हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, ये होता है प्रॉफिट। तो इससे क्या हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें सेलिंग प्राइस कितना है 250 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 200। 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 50। तो प्रॉफिट हमें कितना मिला 50 रुपीज। ओके, हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिस इज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 50, कॉस्ट प्राइस कितना है 200 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या मिला हमको 50 अपॉन 2 दिस इक्वल टू 25% क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है सैम को वॉच पर। ठीक है, तो आपके मन में डाउट होगा कि इसमें तो ये क्या होता है ना ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आया है ना ही इनवर्स प्रोपोर्शंस का। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, कि अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, प्रॉब्लम 4 देखते हैं। अ बाइक वाज बॉट फॉर 1500 रुपीज एंड सोल्ड एज अ लॉस ऑफ 20%। ओके, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सॉल्यूशन देखते हैं। कितने में खरीदी गई थी बाइक 1500 रुपीज में, लॉस कितना हुआ 20%। तो सम निकालेंगे 20% ऑफ 1500 तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन 100 इंटू 1500 दिस इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या मिला हमको 20 इंटू 15 अपॉन 1 दिस इक्वल टू 20 इंटू 15 क्या मिला हमको 300 रुपीज। तो जो लॉस प्राइस कितना है 300 रुपीज, हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। ओके, तो लॉस अमाउंट आ गया था 300 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस अमाउंट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500, लॉस अमाउंट कितना आया 300 रुपीज, तो 1500 माइनस 300 इक्वल टू 1200। तो जो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच कितनी आई बाइक 1200। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 5 अ बिजनेस स्पेंड 8000 ऑन अ प्रोडक्शन एंड अर्न 12,000 इन रेवेन्यूज, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये क्या है इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, रेवेन्यू कितना हुआ 12,000, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मूले की नीड होगी, तो वो मैं सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालता हूं। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट बोल सकते हैं आप इसे, पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, दिस इक्वल टू होता है प्रॉफिट अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू क्या है, फाइनल अमाउंट माइनस कॉस्ट क्या है, इनिशियल अमाउंट, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू कितना है, 12,000। ठीक है, और कॉस्ट कितनी है इनिशियल वाला 8,000, तो 12,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 4,000। तो प्रॉफिट कितना आया, 4,000 रुपीज। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। प्रॉफिट कितना आया 4,000, कॉस्ट कितनी थी 8,000, तो क्या हो जाएगा 4,000 अपॉन 8,000 इंटू 100, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा 50%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 50%। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द टू शॉर्टर साइड आर इन द रेशियो 3:4। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टू शॉर्टर साइड्स। ओके, इसमें बोला गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है, ये होता है इस टाइप का बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉब्लम में बोला गया कि जो इनकी जो छोटी सबसे बड़ी साइड ये है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर गिवन है, और बोला गया कि जो शॉर्टर साइड है ये वाली एंड ये वाली, इनका रेशियो गिवन है। तो हम मान लिया कि लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एक साइड की जो लेंथ हो जाएगी, वन साइड लेंथ हो जाएगी 3x, सेकेंड साइड की लेंथ हो जाएगी 4x। तो इसको मान लिया मैंने 3x, इसको मान लिया 4x। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट ट्रायंगल है, ये वाला एंगल है वो कितना होता है 90 डिग्री का। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या बोलती है कि ये जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है ना, इसका जो स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो बाकी की दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो 3x के स्क्वायर प्लस 4x के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 3x का स्क्वायर क्या हो गया 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर 100। This implies x square equal to 100 upon 25, this equal to 4। तो x equal to हमें मिलेगा 2, -2 भी मिलेगा, बट हमें जो कॉमन फैक्टर लिया वो क्या लिया, पॉजिटिव ही कॉमन फैक्टर लेंगे, क्योंकि जो लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो जब हमें x की वैल्यू पता चल गई 2 है, तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, दूसरे साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 × 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज 5 टाइम्स द विड्थ। ओके, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 स्क्वायर यूनिट, फाइंड इट्स डायमेंशन। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होती हैं। ओके, रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होती हैं, और ये आमने सामने वाली ये भुजाएं होती हैं, ये क्या होती हैं समान होती है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समान होगी, और ये वाली भुजा है इस वाली भुजा के समान होंगे, और जो ईच एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। ओके,
ठीक है, और बोला गया है कि लेंथ है वो 5 गुनी है विड्थ से, तो लंबाई कितनी है, मान लिया कि जो चौड़ाई है विड्थ कितनी है W, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स विड्थ बोला गया तो लेंथ हो जाएगी 5W। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, एरिया गिवन है, तो क्या हो गया 150, दिस इक्वल टू लेंथ कितना है 5W इंटू विड्थ कितनी है W, तो क्या मिला हमें 5W स्क्वायर इक्वल टू 150, तो W स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 150 अपॉन 5 दिस इक्वल टू 30, तो W इक्वल टू क्या मिला हमें स्क्वायर रूट ऑफ 30, तो चौड़ाई कितनी हमें मिली 30, ठीक है 30 यूनिट, और लेंथ कितनी मिल जाएगी हमें 5W, तो W की वैल्यू रख दी, तो 5 स्क्वायर रूट 30 मिली हमें लेंथ, और स्क्वायर रूट ऑफ 30 मिली हमें विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जिसका एरिया कितना है 150 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, प्रॉब्लम 8 देखते हैं। इफ $1 इक्वल्स 75 इंडियन रुपीज, हाउ मच इंडियन रुपीज विल यू गेट फॉर 10 USD। ओके, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो एक USD क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना 75 इंडियन रुपीज, ठीक है। ओके, हमें क्या निकालना है 10 USD निकालने हैं, तो हमें 10 USD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करेगा 10 इंटू 1, ठीक है, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 75 इंटू 10 कितना हो गया 750 इंडियन रुपीज। इसमें किसका यूज हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का यूज हुआ है कि एक USD कितने किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली 75 रुपीज के, तो 10 USD चाहिए तो 10 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 75 इंटू 10 कितना हो जाएगा 75 इंडियन रुपीज, तो 10 US डॉलर की जो कीमत है कितना हो जाएगा इंडियन रुपीज में 75 रुपीज हो जाए 750 इंडियन रुपीज हो जाएगा, अगर एक USD की जो कीमत है 75 रुपीज हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 9। इफ द एक्सचेंज रेट इज 1 USD में US डॉलर इक्वल टू 70 इंडियन रुपीज एंड यू हैव 500 USD, हाउ मच इंडियन रुपीज विल यू गेट आफ्टर कन्वर्जन। ओके, क्या है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 1 USD अपॉन 70 इंडियन रुपीज दिस इक्वल टू 500 अपॉन x इंडियन रुपीज, दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा x इक्वल टू 500 इंटू 70, तो x इक्वल टू क्या मिला 35,000 इंडियन रुपीज। प्रॉब्लम 10 देखते हैं। इफ द एक्सचेंज रेट इज 1 GBP इक्वल टू 95 INR, GBP मीन्स क्या है, INR मीन्स क्या है, INR मीन्स इंडियन रुपीज, ठीक है। डिफरेंट कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है, जैसे इंडिया की रुपए, US की डॉलर, ऐसे ये GBP है ब्रिटिश करेंसी है, ब्रिटिश में जो करेंसी को किसमें मेजर करते हैं पाउंड में। ओके, तो 1 GBP इक्वल टू कितना के मैंने 95 इंडियन रुपीज एंड 1 USD इक्वल टू कितना है 0.85 GBP, हाउ मच इंडियन रुपीज विल यू गेट फॉर 100 USD। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम USD से GBP में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 1 USD इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन है 0.85 GBP, तो हमें कितने USD की जरूरत है 100, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 USD इक्वल टू 100 इंटू 85 इंटू 10 की पावर -2 GBP, तो ये क्या हो जाएगा 85 GBP। 100 USD किसके इक्वल है 85 GBP। ओके, हमें क्या करना है GBP से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 100 USD इक्वल टू 85 GBP, तो एक GBP कितना गिवन है 95 INR इंडियन रुपीज, तो हमें कितना करना है 85 GBP की जरूरत है, 85 GBP इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 इंटू 95 INR, तो क्या मिलेगा हमको x इक्वल टू मिलेगा, या जो करेंसी की वैल्यू मिलेगी ना इंडियन में,
तो क्या मिलेगा 85 इंटू 95, इसका प्रोडक्ट करेंगे हमको मिलेगा 8075। तो 100 यूएस डॉलर की जो कीमत है वो कितनी है 8075 रुपए। प्रॉब्लम 11 देखते हैं। केमिस्ट हैज 20% एसिड सॉल्यूशन एंड 40% एसिड सॉल्यूशन। ओके, हाउ मेनी लीटर्स of each solution should be mixed to obtain 15 liters of 30% acid solution? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, मान लेते कि x% अमाउंट ऑफ 20% सॉल्यूशन और बाई बी द अमाउंट ऑफ 40% सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल कितना गिवन है 15 लीटर। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ओके, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या क्या कंडीशन गिवन है कि 20% 40% एसिड है, तो 20% ऑफ x क्या हो जाएगा 0.20 है x, 40% ऑफ y क्या हो जाएगा 0.40 y, और 30% ऑफ 15 कितना हो जाएगा 0.30 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा 0.20 x प्लस 0.40 y इक्वल टू 4.5। ओके, 4.5। इससे ये मिल गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे x प्लस 1 x प्लस वाई इक्वल टू हमको 15 मिला, तो यहां से हम x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, x इक्वल टू 15 माइनस वाई। हम क्या करेंगे x इक्वल टू 15 माइनस वाई किस में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें क्या मिलेगा 0.20। x की वैल्यू क्या रख दी हमने 15 माइनस वाई प्लस 0.40 वाई इक्वल टू 4.5। क्या मिल जाएगा 3 माइनस 0.20 वाई प्लस 0.40 वाई इक्वल टू 4.5। ओके, तो हमें क्या मिला 0.20 वाई इक्वल टू 4.5 माइनस 3, तो 0.20 वाई इक्वल टू क्या मिला हमें 1.5, तो y इक्वल टू क्या मिला हमें 1.5 अपॉन 0.2 y इक्वल टू 1.5 अपॉन 2, सॉरी यहाँ y नहीं आएगा, तो 15/2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 7.5। जब y की वैल्यू 7.5 आई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 7.5, तो x इक्वल टू 7.5 लीटर। तो x एंड जो y की वैल्यू कितनी आई है बोथ आर सेम एंड इक्वल टू 7.5 लीटर। ओके, हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। अ मिक्सचर कंटेन 20 liters of 30% alcohol solution and 30 liters of 50% alcohol solution. How much water should be added to make it 40% alcohol solution? तो चलिए इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो 20 लीटर मिक्सचर में कितने परसेंट एल्कोहल है 30%, तो पहले निकालेंगे 30% ऑफ 20। ठीक है, तो क्या हो गया 30% ऑफ 20 क्या हो जाएगा 30% को हम 0.30 लिख सकते हैं ऑफ 20 इंटू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। ओके, 6 लीटर हो जाएगा 30% ऑफ 20। हमें क्या करना है दूसरा जो मिक्सचर है उसका क्या है 30 लीटर ऑफ 50, तो ये कितना आ जाएगा 15 लीटर। ठीक है, तो टोटल एल्कोहल क्या हो जाएगा सम ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द बोथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 15 इक्वल टू 21 लीटर। ओके, मान लेते हैं कि W बी द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड किया गया है, तो एल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर क्या हो जाएगा टोटल एल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर ये हो जाएगा 0.40 इंटू 20 प्लस 30 प्लस W इक्वल टू टोटल एल्कोहल। तो हमें जो W की वैल्यू मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर्स मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13। अ कंटेनर हैज 60 लीटर्स ऑफ मिल्क, इफ 20 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू इट द मिक्सचर बिकम्स 15% वाटर। हाउ मच वाटर वाज देयर इज द ओरिजिनल मिल्क। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर करेंगे। ठीक है, कंटेनर कितने लीटर मिल्क है 60 लीटर, उसमें बोला गया कि 20 लीटर हम वाटर को ऐड कर देंगे, तो टोटल जो कंटेनर में मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 60 प्लस 20। ओके, और जो मिक्सचर में क्या बोला गया कि 15% बोला गया, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है 15%, तो हो गया अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू 15% ऑफ 80, तो क्या हो जाएगा 15% को हम लिख सकते हैं 15/100। ये जो क्वांटिटी डेसिमल को हम इसमें लिख सकते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, इनटू 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको 15 इंटू 8/10, तो कितना हो गया
15 इंटू 8 120 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12। तो W की वैल्यू कितनी आई 12। ओके ठीक है। अब बोला गया कि हाउ मच वाटर वाज देयर इन द ओरिजिनल मिल्क, तो W की वैल्यू कितनी आई है 12। ओके तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आने वाले नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके इसी के साथ यहीं पे हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।